लोक दास्तान, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में फोक टेल कहा जाता है, बच्चों को पढ़ने की मज़बूत सलाहियतों को फ़रोग़ देने, दीगर सकाफ़तों का मुताला करने, मस्बत किरदार की ख़ुसूसियात को नमूना बनाने और कहानियों की मोहब्बत को दरियाफ़्त करने में बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी लोक दास्तान का मजमुआ बच्चों को लाजवाल कहानियों में गर्क करने और पढ़ने की मोहब्बत तलाश करने में मदद करता है। ऐसी एक लोक दास्तान ज़िला शोपियान में हीमाल नागराई के बतौर पढ़ने और सुनने को मिलती है। इस लोक दास्तान का पस मंज़र, तवारीख़ और असल किस्सा जानने के लिए हमने एक नामवर स्कॉलर अशरफ रावी से बात करके जानने की कोशिश की। कि जो हीमाल और नागराई की स्टोरी है, असल में ये फोक टेल है। ये तकरीबन 2-3 हज़ार साल तक सीना ब सीना ही चली आ रही है। हीमाल और नागराई का असल में सबसे पहले जब रिटन ट्रेडिशन में ये आया तो सबसे पहले ये फारसी में लिखी गई और लिखने वाला कौन था? मुफ्ती सदरुद्दीन वफाई। हीमाल नागराई कश्मीरी में सबसे पहले वलीउल्लाह मुत्तू ने लाई, जिसने मुफ्ती सदरुद्दीन वफाई की फारसी मसनवी को एडेप्टेड ट्रांसलेट किया। सबसे पहली बार मुल्ला अहमद ने वाकाया कश्मीर नाम की एक फारसी तवारीख लिखी ज़ैनुल आबिदीन के दौर हुकूमत में, और उस वाकाया कश्मीर किताब में पहली बार तवारीखी तौर पर हीमाल और नागराई का जिक्र हुआ है। और फिर मोहम्मद बिन फोक ने जब तारीखी कश्मीर लिखी, उसने भी उसमें हीमाल और नागराई का किस्सा दर्ज किया है। तो इस तरीके से इस फोक टेल को, इस जबानी सीना ब सीना आई हुई इस कहानी को तारीख का एक पैराया मिल जाता है। बीइंग ए स्कॉलर, हाउ डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकलोर? खासकर अगर हम नई जनरेशन की बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो मिथ जैसा है, कहानी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अब जो तवारीख के हवाले भी हमें मिल रहे हैं और हमने बाज़ाबिता अपने आँखों से वो सबूत भी देखें, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इनकी इम्पोर्टेंस समाज में है और नई जनरेशन को इस बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले फोकलोर की अहमियत क्या है, मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि असल में जब भी किसी कौम का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल डेवलप होता है तो इसके डिफरेंट अदवार होते हैं कि किसी कौम का तशख्खुस, पर्सनैलिटी, किसी कौम का फहमो इदराक, किसी कौम का सोच, किसी कौम का तहजीब याफ्ता होना, असल में किस तरह होता है? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई होती है और वो अपना तजुर्बा आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ जाते हैं। और वो किस तरीके से छोड़ जाएंगे? आज के डेट में तो हम कहेंगे लिटरेचर लिखा, शायरी लिखी, ड्रामे लिखे, तवारीख लिखी, किताबें लिखी, तो आने वाला कौन वो किताबें पढ़ेगा? अशरफ रावी ने आज कोई किताब लिखी या कोई ट्रांसलेशन किया तो मेरा बेटा या आने वाली कौम उसको पढ़ेगा। लेकिन आप अंदाजा लगाओ, जिन दिनों ये हीमाल नागराई का किस्सा बना है उन दिनों तो कोई लिटरेचर का कोई इतना नहीं था, कोई कल्चरल एकेडमी नहीं थी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं थे जिनमें ये किताबें लिखी जाती, और कोई फंडिंग भी उस वक्त नहीं हुआ करती थी जिसके लिए। तो उन वक्तों में तो ओरल ट्रेडिशन के जरिए ही इल्म और हिकमत और दानाई और लिटरेचर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चला जाता था। अब सवाल है कि इससे क्या होता है? इससे होता है क्योंकि हम अपनी शख्सियत को निखारते हैं जब हम अदब पढ़ते हैं, हम अपनी शख्सियत को निखारते हैं जब हम तवारीख पढ़ते हैं, हमें अपने रूट्स का पता चलता है जब हम तवारीख पढ़ते हैं। मैं आपकी वसातत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान खासकर, और उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर लोकल स्टेट में उनका ब्रांच होगा, या जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की अगर हम बात करेंगे, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स इसके साथ रिलेटेड हैं, मैं आपकी वसातत से उनको ये कहता हूँ कि हीमाल और नागराई का जो दो चश्मे हैं, चूंकि तवारीखी हवाले हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो आज भी हमारे आंखों के सामने है। जब हम शोपियान से श्रीनगर जाते हैं या श्रीनगर से हम शोपियान आते हैं तो बिल्कुल आपको रंडी आरा का ब्रिज क्रॉस करते हुए श्रीनगर से शोपियान जब आते हैं मुगल रोड पर जाने के लिए, तो राइट साइड में सिर्फ कुछ फुट की दूरी पर आपको एक चश्मा मिलता है जहां पर एक स्टोन भी लगी हुई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और बलपोरा में जो है हीमाल का नाम, इनको प्रिजर्व करने की अशद जरूरत है क्योंकि ये शोपियान की पहचान है, ये पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे कश्मीर की पहचान है।